हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम लोग लक्ष्मीकांत बुक का जो चैप्टर 9 है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करता है, उससे कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे सॉल्व कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन provided for 10 fundamental duties. Second statement, fundamental duties are important features of the constitution of major democratic countries like USA, Canada, France, Germany and Australia. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज था ही नहीं। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें पार्ट 4A ऐड किया गया था और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया था, जो कि 51A आर्टिकल में मेंशनड है। ठीक है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल 51A में मेंशनड है, इनोमिनेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, कनाडा, उनके कोई भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ही नहीं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज को के बारे में अगर मैं ब्रीफ करूँ तो देखिए जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स लोगों को देता है। ठीक है, जो कि मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट पर एक तरह से ये है ऑब्स्ट्रक्शन है कि आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। पीपल आल्सो हैव सर्टेन राइट्स। तो बाद में ऐसा हुआ कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1976 में, तो उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ था और उसी अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। तो उस समय जो गवर्नमेंट थी उसका ये मानना था कि अगर लोग राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं स्टेट के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मतलब स्टेट पर मतलब अपना जो भी राइट है, जो अधिकार है उसको इम्पोज करने के, नहीं मेरा ये अधिकार है। ठीक है, आप अधिकार एंजॉय कीजिए लेकिन साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। ठीक है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बेसिकली ये जो ड्यूटीज था इसका ये कंसेप्ट था कि लोगों को जागरूक करे कि हाँ आपके कुछ कर्तव्य हैं जो जो आपको करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? फर्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट which both the state and central government must perform. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अ पर्सन कैन मूव टू कोर्ट टू इन्फोर्स हिज फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी ऑप्शन गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, आंसर डी। थर्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी लॉ का वैलिडेशन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वो डिस्कस कर सकती है, उस पर अपना जजमेंट दे सकती है। They serve as a warning against anti-national and anti-social activities like burning the national flag, destroying the public property and so on. बिल्कुल सही है, ये वार्न करते हैं कि जैसे आपका कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया टू रेस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मतलब छेड़खानी करें, उसको जला दें, फ्लैग को आप डिसरेस्पेक्ट करें, नहीं, ये वार्निंग देते हैं कि आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ लॉज बनाए हुए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, यही है अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो हाँ, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। ये जो एक्ट है, अगर आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का या फिर नेशनल एंथम का, तो इससे आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो वार्निंग देते हैं कि आप ऐसा कुछ ना मत करिए कि जिससे कि जो कि नेशनल फ्लैग हो गया उसको कुछ हानि पहुंचे, या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय करें, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जस्टिसेबल इन नेचर?
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही जस्टिसेबल है। अगर कोई भी चीज़ जस्टिसेबल है तो आप कोर्ट मूव कर सकते हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। तो बस फंडामेंटल राइट्स में ही आप कोर्ट मूव कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू बोथ फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया एज वेल एज सिटीजन इंडियन सिटीजन। नहीं, फॉरेनर्स पर एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ ये इंडियन सिटीजन पर है, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है, जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। पार्लियामेंट्स कैन इलेक्ट लॉ टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल सही है। अभी जो हमने लॉ डिस्कस किया ये वाला प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए। तो स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, ये है ही। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी है। टू वोट इन एन इलेक्शन, टू लोकसभा एंड स्टेट, ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ऐसे डिमांड चल रहा है कि इसको भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज में लाओ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है। Next question, 86th Constitutional Amendment Act made changes in which of the following parts of the Constitution? Fundamental rights, fundamental duties, DPSP. सबको पता है कि आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, तो वन ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन साथ साथ सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में भी चेंज किया गया था। तो जो आर्टिकल 45 है डीपीएसपी का, उसमें ये उसके वर्डिंग में चेंज किया गया था कि जो बच्चे हैं, स्टेट शुड टेक एंडेवर टू एजुकेट चिल्ड्रन बिटवीन एज 0 to 6 years, ठीक है। और साथ ही साथ 51A के एक नया आर्टिकल वो फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया था, सो दैट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। ये जो पेरेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि जो भी 6 से 14 साल के जो उनके बच्चे हैं उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज? नॉट टू स्टैंड व्हेन नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड, टू डिस्ट्रॉय मोन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, टू बिलीव इन सुपरस्टिशन एंड विच क्राफ्ट। स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इसको वायलेट कर रहा है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये विच क्राफ्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी जो हेरिटेज बिल्डिंग को अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो फिर आप जो सेकेंड ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, इसको आप वायलेट कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, नॉट टू स्टैंड व्हेन नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड, ये इसका आंसर नहीं होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आंसर सी होगा। इससे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि तीनों सही होंगे। स्टेटमेंट 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर जब भी नेशनल एंथम प्ले हो तो आपको खड़ा होना ही है, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ था, लेकिन ऐसा कि उस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर सी होगा। सो again, which of the following act have been enacted to legalize the fundamental duties? फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई आदमी, कोई कैंडिडेट अगर वोट मांगता है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, सो एंड ऑन द नेम ऑफ दोज मैटर्स, सो दैट दोज मैटर्स कैन डिस्टर्ब द सोशल हार्मोनी, तो इस बेसिस पर उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है बेसिकली टू मेंटेन सोशल हार्मनी, वो वायलेट होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगलाइज कर रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये तो कर ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? दे आर इनेक्टेड थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बिल्कुल गलत है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनेक्ट किया है। दे आर रिकमेंडेड बाय कमेटी हेडेड बाय इंदिरा गांधी, नहीं, ये जो कमेटी जो बनी थी वो स्वर्ण सिंह उसके हेड थे, इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो इस वीडियो में इतना ही।
होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे ट्विटर हैंडल पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।